हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सेफ स्टडी। आप सभी का स्वागत है आपकी अपनी सेफ स्टडी फैमिली में। आज के स्पेशल वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे इंडियन इकोनॉमी, भारतीय अर्थव्यवस्था, जिसे हम आज की वीडियो के अंदर बिल्कुल बेसिक से कवर करेंगे। आज हम देखेंगे इकोनॉमिक्स, अर्थशास्त्र और इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था में क्या अंतर होता है। इसके अलावा अर्थव्यवस्था से संबंधित प्रमुख पुस्तकें और उनके जो हमारे राइटर हैं जिन्होंने हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन दिया है। बात करें हमारे एडम स्मिथ, जिन्हें हम पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के जनक या कह सकते हैं आप माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक कहते हैं। यदि बात करें हम जेएम कीन्स, इसके अलावा हम बात करेंगे इसके अंदर हमारे कार्ल मार्क्स की। ठीक है, तो ये सारे जितने भी हमारे महत्वपूर्ण वैज्ञानिक हैं उनकी बात करेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि जो अर्थव्यवस्था है उसकी कितनी शाखाएं होती हैं। हमारी जो इकोनॉमिक्स है, अर्थशास्त्र की दो मेनली शाखाएं हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे, माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। उसके बाद हम देखेंगे अर्थव्यवस्था की क्रियाएं, जिसके अंदर हम देखेंगे प्रोडक्शन, कंजप्शन, एक्सचेंज, डिस्ट्रीब्यूशन और पब्लिक फाइनेंस क्या होता है। विश्व की 10 शीर्ष अर्थव्यवस्थाएं भी देखेंगे, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। सबसे पहले हम बात करें तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक जो हमारे अर्थव्यवस्था से रिलेटेड हैं। यदि बात करें हम जो अर्थशास्त्र है, यदि हम यहीं देखें तो जो इकोनॉमिक्स है वो तो है हमारा एक तरीके से हमारा थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, और जो इकोनॉमी है, अर्थव्यवस्था है, ये हमारा इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन है। वो हम आगे देखेंगे कैसे है। ठीक है, लेकिन इससे पहले हम कुछ वैज्ञानिक देखते हैं। जैसे बात करें, सबसे पहले हमने यहाँ पे मेंशन किया है एडम स्मिथ को। ठीक है, जिन्हें हम माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है, अभी हम आगे समझेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स के जनक, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था मतलब कि कैपिटलिज्म के भी जनक बोलते हैं किसे, एडम स्मिथ को। ठीक है, ये देखेंगे। एडम स्मिथ ने एक बुक लिखी थी, आपने सुना होगा, 1776 में, हमारी वेल्थ ऑफ नेशन। वैसे तो इसका पूरा नाम तो कुछ और था, एन इंक्वायरी इनटू द नेचर एंड कॉज ऑफ द वेल्थ ऑफ नेशन, लेकिन वेल्थ ऑफ नेशन के नाम से आप जानते होंगे। 1776 में इन्होंने ये बुक लिखी थी। ठीक है, जिसके अंदर इन्होंने क्या दिया था, जो हमारा जो पूरा स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट है इसके बारे में पूरा डिस्कशन किया था। किसने, हमारे जो एडम स्मिथ है। लेकिन इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमी बोला जाता है। लेकिन जो जेएम किन्स है इनका बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है इकोनॉमिक्स के क्षेत्र में। ठीक है, जो हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स है, जो हमारा समष्टि अर्थशास्त्र है, इसके क्षेत्र में बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है हमारा किसका, जेएम किन्स, जिन्हें हम जॉन मनियार्ड किन्स के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, सबसे पहले 1930 में इन्होंने एक बुक लिखी थी, द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। ठीक है, उसके अंदर इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में सब कुछ डिटेल में डिस्कस किया था। ठीक है, तो वहीं से ये इन्हें जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसका कॉन्सेप्ट निकल के आया था। ठीक है, वैसे तो इनकी और भी बुक हैं। जैसे बात करें हम जेएम किन्स की भी कुछ महत्वपूर्ण बुकों की, तो 3 मेनली इनकी महत्वपूर्ण बुक है। ठीक है, यदि हम बात करें सबसे पहली तो यही, जिसके अंदर इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स का वर्णन किया है, जिसका नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी। उसके अलावा भी ये दो बुकों के नाम से, दो बुकों के लिए जाने जाते हैं। जैसे बात करें हाउ टू पे फॉर वॉर, तो दूसरी क्या आ जाएगी इनकी बुक, हाउ टू पे फॉर वॉर। उसके बाद तीसरी बुक की बात करें जो जेएम किन्स है इन्हीं की, ठीक है, तो वो आ जाएगी हमारा इसके केस में ही द थ्योरी ऑफ इनकम, एम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी, ये आ जाएगी इनकी तीसरी बुक। ये 3 बुक लिखी है इन्होंने, तीनों ही हमारी इकोनॉमी, जो हमारी अर्थव्यवस्था है, उस पर बेस है। इसी वजह से हम इन्हें किस नाम से जानते हैं। यदि आपसे पूछा जाए जेएम किन्स के बारे में, तो इन्हें हम फादर ऑफ, फादर नहीं, ग्रांड फादर या ग्रेट ग्रांड फादर के नाम से जानते हैं। तो ये क्या है, हमारे ग्रांड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, तो ग्रांड फादर ये हैं, और फादर ऑफ इकोनॉमिक्स पूछा जाए तो फादर में आ जाएंगे हमारे एडम स्मिथ। तो ये है फादर, और जेएम किन्स क्या है, ग्रेट ग्रैंड फादर। उसके बाद हमारे तीसरे राइटर जो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड है वो आ जाते हैं हमारे रेगनार फ्रिंक्स। तो ये किस लिए जाने जाते हैं, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र में जो मैक्रो मतलब कि हमारा लार्ज, और माइक्रो स्मॉल, मतलब कि मैक्रो का मतलब क्या है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है समष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब है व्यष्टि अर्थशास्त्र। तो इसके अंदर जो माइक्रो मैक्रो है, इस शब्द का सबसे पहले जो यूज किया था 1933 में, वो रेगनार फ्रिक्स ने किया था। ठीक है, तो ये इसलिए जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये तीसरे राइटर हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो हमारा इकोनॉमिक्स है उसके कॉन्सेप्ट है। लेकिन बात करें इसमें, एक और राइटर आपने सुना होगा, दास कैपिटल, मतलब कि जो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई है। उसके अंदर हमारा जो समाजवादी, साम्यवादी अर्थव्यवस्था है उसके बारे में चीज़ें मेंशन की गई हैं। तो वो भी हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर कभी कभी पूछ लिया जाता है। तो ये राइटर हैं हमारे जो अर्थव्यवस्था है इससे रिलेटेड है। ठीक है, मतलब कि जो हमारा इकोनॉमिक्स, अर्थव्यवस्था
को डेवलप करने का जो श्रेय है ये मेनली इन 3 वैज्ञानिक को जाता है। तो ये हमने डिस्कस कर लिए। अब आते हैं हम अपने सब्जेक्ट पे। तो सबसे पहले देखते हैं इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर होता है। ठीक है, सबसे पहले देखा जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन हुआ है हमारा अर्थशास्त्र जिसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, अर्थव्यवस्था जिसे हम इकोनॉमी बोलते हैं। ठीक है, तो जैसा कि यहाँ पे मेंशन है आप देख सकते हो, तो यहाँ पे मेंशन है हमारा इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ सोशल साइंस अंडर विच द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, एक्सचेंज एंड कंजप्शन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस आर स्टडी। मतलब कि इकोनॉमिक्स जो अर्थशास्त्र है, मतलब कि अर्थशास्त्र हमारा सोशल साइंस मतलब कि सामाजिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंदर हम प्रोडक्शन मतलब कि उत्पादन, ठीक है, जो कि आप यहाँ देख सकते हो, मतलब कि प्रोडक्शन उत्पादन, डिस्ट्रीब्यूशन मतलब कि वितरण, एक्सचेंज मतलब कि हमारा विनिमयकरण, और कंजप्शन मतलब कि उपभोग। और किसका होगा उपभोग? वस्तुओं का या सेवाओं का। ठीक है, तो इन चारों चीज़ों का मतलब कि जो हमारी अर्थव्यवस्था उसकी क्रियाएं होती हैं, उत्पादन मतलब कि प्रोडक्शन, उपभोग मतलब कि कंजप्शन, विनियमन मतलब कि एक्सचेंज, वितरण मतलब कि डिस्ट्रीब्यूशन, और जो लोक राजस्व पब्लिक फाइनेंस, इन सभी चीज़ों का हम जिसके अंदर अध्ययन करते हैं वो है हमारा अर्थशास्त्र। ठीक है, तो जैसे मान लिया एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लिया एक पार्ले जी बिस्किट बनाने की कंपनी है, तो सबसे पहले उसे क्या चाहिए? तो सबसे पहले यदि उसे मान लिया पहले उसने प्रोडक्शन करा, उत्पादन करा बिस्किट्स का, उसके बाद क्या करेगी वो कस्टमर देखेगी, कंज्यूमर जो उसे कंज्यूम करेंगे, जिसकी खपत होगी, जहाँ पे उपभोग किया जाएगा उस वस्तु का। ठीक है, तो कंज्यूमर मिल गया वो उपभोग कर लेगा। तो यहाँ पे उत्पादन कंपनी द्वारा किया गया, उपभोग कंज्यूमर द्वारा किया गया। उसके बाद वो क्या करेगा? बिस्किट देगा कंज्यूमर को, और उसके बदले में कंज्यूमर जो हमारा कस्टमर है वो क्या देगा उस पर्टिकुलर कंपनी को? पैसे। तो ये हुआ एक्सचेंज मतलब कि विनियमन। ठीक है, और ये जो उन्होंने बिस्किट तैयार किए हैं वो डिस्ट्रीब्यूट कर दिए जाएंगे, वितरित किए कर दिए जाएंगे पर्टिकुलर स्टेट में, पर्टिकुलर रीजन में, क्षेत्र में, जहाँ पे भी उसकी मार्केट है। ठीक है, तो ये हो गया वितरण। ठीक है, उसके बदले में जो हमारा फाइनेंस पैसा आएगा वो फाइनेंस के अंदर आ जाएगा। तो मतलब कि ये सारी चीज़ें जिसके अंदर स्टडी की जा रही हैं उनका मैनेजमेंट वो क्या कहलाएगा? हमारा इकोनॉमिक्स कहलाएगा। लेकिन इससे भी बेसिक टर्म में यदि हम जाने तो हमें यह भी जानना है कि इकोनॉमिक्स 2 टर्म से मिलकर बना हुआ है हमारा। बात करें तो पहला आएगा हमारा इकोज, जो कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो, इकोज आ जाएगा पहला। उसके बाद दूसरा है नोमोज। तो इकोज का मतलब है हमारा डोमेस्टिक मतलब कि घरेलू, और जो नोमोज है, नोमोज का मतलब है मैनेजमेंट मतलब कि प्रबंधन। इसका मतलब सिंपल भाषा में बात करें तो अर्थशास्त्र का शाब्दिक अर्थ हुआ धन का शास्त्र। मतलब कि अर्थशास्त्र के अंदर हम कुछ नहीं पढ़ेंगे, धन जो हमारी मनी है, मनी और उससे संबंधित सभी पक्ष, उनका समग्र अध्ययन किया जाता है हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर। ठीक है, जो कि 2 टर्म से मिलकर बना है। एक होएगा ओइकोज मतलब कि जिसका मतलब है घरेलू डोमेस्टिक, नोमोज जिसका मतलब है मैनेजमेंट मतलब कि प्रबंधन। ठीक है, तो क्या है हमारा? धन का शास्त्र मतलब कि मैनेजमेंट ऑफ मनी को क्या कहेंगे? हम अर्थशास्त्र कहेंगे, जो कि हमारा ग्रीक भाषा के एक शब्द से लिया गया है जो है हमारा इकोनोमिया। ठीक है, तो ये हमने देखा इकोनॉमिक्स। ठीक है, अब यदि हम बात करें, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में। तो ये जो इकोनॉमी, अब हम जिस नेक्स्ट टर्म पे आ रहे हैं हमारा, जो कि है हमारा इकोनॉमी मतलब कि अर्थव्यवस्था। तो ये जो अर्थव्यवस्था है ये अर्थशास्त्र का ही व्यवहारिक पक्ष है। मतलब कि अर्थव्यवस्था के अंतर्गत तो हम उत्पादन, उपभोग, जो हमने अभी देखा विनियमन, वितरण, ठीक है, इनकी स्टडी, इससे रिलेटेड जो क्रियाकलाप है उनसे संबंधित बातों का हम अध्ययन करेंगे। लेकिन जिसके अंदर हम जो हमारा देश में रहने वाले लोग हैं उनकी आजीविका, जो उनकी लाइवलीहुड है, उसके बारे में, या फिर ग्राउंड लेवल पे मतलब कि उसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करके जहां देखेंगे, जिस हम विज्ञान के अंदर देखेंगे, वो हमारा आ जाएगा हमारा इकोनॉमी। मतलब कि एक तरीके से ये क्या है? ये हमारा व्यवहारिक पक्ष है जहां हम उसका प्रैक्टिकल देख रहे हैं। ठीक है, वो आ जाएगा हमारा क्या? इकोनॉमी। वही चीज यहां पे मेंशन की हुई है, एन इकोनॉमी इज द स्ट्रक्चर अंडर विच द इकोनॉमिक्स एक्टिविटी ऑपरेट्स, प्रोडक्शन, कंजप्शन, हमारा इन्वेस्टमेंट और द बेसिक एक्टिविटी ऑफ द इकोनॉमी। जहाँ पे ये चीज़ें परफॉर्म की जाती हैं वो आ जाएगा हमारा व्यवहारिक पक्ष, मतलब कि जहाँ पे ये इकोसिस्टम क्रिएट किया जाता है वो आ जाएगा हमारा अर्थव्यवस्था। ठीक है, दूसरी बात यह क्या है हमारा? ये प्रिंसिपल बेस्ड थ्योरी है, मतलब कि ये सैद्धांतिक है अर्थशास्त्र। जबकि हम बात करें अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी, तो ये एप्लीकेशन है, मतलब कि इसका एप्लीकेशन कहाँ पे है? हमारा इकोनॉमी में। मतलब कि ग्राउंड लेवल पे जो हम इंप्लीमेंट कर रहे हैं वो कर रहे हैं किसके अंदर? इकोनॉमी के अंदर, मतलब कि जो हमारा क्या है? अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था अलग चीज है, अर्थशास्त्र अलग चीज है। लेकिन एक चीज याद रखनी है हमेशा कि अर्थव्यवस्था, अर्थव्यवस्था जो टर्म है ये बिना किसी क्षेत्र विशेष के, ये समझो उसका कोई यूज नहीं है। मतलब कि यदि अर्थव्यवस्था के आगे कोई नाम, मतलब कि कोई क्षेत्र विशेष नहीं है, जैसे भारतीय अर्थव्यवस्था, चीनी अर्थव्यवस्था, जैसे इंडियन इकोनॉमी और चाइनीज इकोनॉमी, इसके अलावा विकासशील,
देशों की अर्थव्यवस्था, विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, अल्प विकसित देशों की अर्थव्यवस्था, मतलब कि इसके आगे यदि कोई क्षेत्र विशेष मेंशन नहीं है तो उसका कोई अर्थ नहीं है इकोनॉमी का। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे ये भी समझा कि ये जो इकोनॉमिक्स है ये तो है हमारा थियोरटिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, और यदि प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन की बात करें तो प्रैक्टिकल स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स एक्टिविटी है हमारा अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। ठीक है, जैसे बात करें हम भारत की, तो भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? मिश्रित अर्थव्यवस्था, मतलब कि मिक्स इकोनॉमी, प्राइवेट और पब्लिक सेक्टर, जो सार्वजनिक और निजी क्षेत्र हैं उन दोनों का ही मिला जुला अस्तित्व होता है। ठीक है, जो कि हमारी भारत की इकोनॉमी भी है। ठीक है, वो हम देखेंगे आगे। तो अभी हमने क्या देखा? अभी हमने देखा कि इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी में क्या अंतर है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। तो आगे आता है हमारा नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं। मतलब कि यदि बात करें जो ऐसी सभी क्रियाएं जिसे करने के बाद हमें कोई ना कोई मनी मिल रही है, मतलब कि उसके रिटर्न में हमने कोई काम किया, उसके रिटर्न में हमें पैसा मिला, वही हमारी क्या होंगी? इकोनॉमिक एक्टिविटी होंगी। यदि हम बात करें जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, तो क्या मेंशन किया हुआ है? एन इकोनॉमिक एक्टिविटी इज द प्रोसेस दैट बेस्ड ऑन इनपुट लीड्स टू द प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, कंजप्शन, एक्सचेंज ऑफ द गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, मतलब कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम क्या करेंगे, कोई भी प्रोसेस बेस हो सकता है जिसमें हम इनपुट देंगे, रिटर्न में हमें कोई आउटपुट मिलेगा। ठीक है, और उसके बदले में हमें कोई ना कोई पैसा मिलेगा। जैसे प्रोडक्शन की बात करें तो उत्पादन, उपभोग की बात करें तो कंजप्शन, विनिमय की बात करें तो एक्सचेंज, वितरण की बात करें तो डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो ये सारी एक्टिविटी जिसके लिए हमें क्या मिल रहा है? धन मिल रहा है, मनी मिल रही है, वो सब इकोनॉमिक एक्टिविटी के अंदर आएंगे। जैसे मान लिया अब आपने मान लिया किसी कंपनी के अंदर काम किया, ठीक है, और उसने बदले में आपको वेजेस दिया, सैलरी दी। ठीक है, तो ये क्या है? ये इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लेकिन सामाजिक जो हमारी समाज सेवा है उसके लिए, सोशल सर्विस के लिए आपने किसी के लिए काम किया, उसके बदले में आपने पैसा नहीं लिया, तो वो हो जाएंगी हमारी नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। ठीक है, तो आई थिंक आपको इकोनॉमिक एक्टिविटी क्लियर हो गई होगी। अब हम बात करते हैं हमारा प्रोडक्शन, मतलब कि उत्पादन। ठीक है, तो उत्पादन क्या है? उत्पादन सिंपल भाषा में क्या है? प्रोडक्शन की बात करें तो प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन है हमारा व्हाट, क्या हमें उत्पाद करना है, हाउ कैसे करना है, और फॉर होम किसके लिए करना है। उत्पादन करने से पहले हमें ये तीन चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, तो क्योंकि जैसे बात करें प्रोडक्शन, तो प्रोडक्शन जैसे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ठीक है, जैसे एनटीपीसी में इलेक्ट्रिसिटी बनाई जाती है, तो इलेक्ट्रिसिटी क्या की जा रही है? वहाँ उत्पादित की जा रही है। जैसे इंजीनियर प्रोड्यूस किए जाते हैं, तो किसका उत्पादन है? इंजीनियर्स का। लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, उत्पादन की जगह एक टर्म और यूज होता है, मैन्युफैक्चरिंग। ठीक है, तो मैन्युफैक्चरिंग का मतलब ये है कि हमने उसे इनपुट के तौर पे क्या दिया? इनपुट के तौर पे हमने कोई ना कोई इनपुट दिया। इसके केस में भी यही होता है, और हमें क्या मिल गया? आउटपुट मिल गया। मतलब कि यदि मैन्युफैक्चरिंग की बात करें, जैसे कोई ये मशीन थी, इसके अंदर हमने रॉ मटेरियल डाला, कच्चा माल डाला, इसने इसे फिनिश गुड्स, फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, तो ये तो है मैन्युफैक्चरिंग। लेकिन कोई भी इनपुट हमने दिया और उसने उसे कन्वर्ट कर दिया किसी भी डिजायरेबल आउटपुट में। ठीक है, तो वो आएगा प्रोडक्शन। मतलब कि सभी मैन्युफैक्चरिंग जो हमारे मैन्युफैक्चरिंग है, मतलब कि विनिमय है, वो सब तो आएंगे प्रोडक्शन, उत्पादन के अंदर, लेकिन सभी प्रोडक्शन हमारे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर नहीं आते। ठीक है, तो वो देखेंगे। मतलब कि प्रोडक्शन, उत्पादन का मतलब ये हुआ कि किसी भी आर्थिक क्रिया में जिसमें वस्तु की उपयोगी या वस्तु के जो महत्व है उसमें वृद्धि कर दी जाए, मतलब कि वैल्यू एडिशन कर दिया जाए। ठीक है, तो उसे क्या बोलेंगे? उत्पादन। इसमें किस किस का यूज होगा? जैसे लेबर का यूज होगा, कैपिटल मतलब कि पूंजी का यूज होगा, तकनीकी मतलब किसी ना किसी टेक्निक का यूज होगा। ठीक है, जिसके थ्रू हम क्या करेंगे? किसी भी वस्तु, कोई भी उपयोगी वस्तु है या जो वस्तु हम जिसे कन्वर्ट करना है दूसरा प्रोसेस में, ठीक है, तो उसमें क्या करेंगे? उसकी जो वैल्यू है उसमें वृद्धि कर देंगे, महत्व में वृद्धि कर देंगे, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा प्रोडक्शन हो जाएगा। अब यहाँ पे देखते हैं इसने क्या मेंशन किया है। प्रोडक्शन इज द प्रोसेस ऑफ कंबाइनिंग वेरियस मटेरियल इनपुट्स एंड द immaterial inputs in order to make the somethings for consumption. It is act of the creating an output, a goods or services which has the value and the contribute to the utility of individual. मतलब कि कोई भी ऐसा प्रोसेस, कोई भी ऐसा प्रक्रम जिसमें हम क्या दे रहे हैं? इनपुट। मतलब कि उसे सबसे पहले इनपुट का मतलब क्या हुआ? इनपुट जैसे ही हमने उसके अंदर इनपुट डाला, कोई ना कोई रॉ मटेरियल डाला, उसके बाद उसने क्या कर दिया? उसे आफ्टर प्रोसेसिंग आउटपुट में, डिजायरेबल आउटपुट में कन्वर्ट कर दिया, जो कि किसी व्यक्ति द्वारा, किसी कस्टमर द्वारा क्या किया जाएगा? कंज्यूम किया जाएगा। ठीक है, ऐसा आउटपुट क्रिएट कर दिया जिसे हम क्या कर सकते हैं? कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, उपभोग कर सकते हैं। वो हमारे काम का है, वो चाहे गुड्स मतलब कि सामान हो या सर्विसेज मतलब कि या सेवा हो सकती है। ठीक है, जो भी क्या होगी किसी इंडिविजुअल, किसी व्यक्ति के लिए क्या होगी? एज ए यूटिलिटी यूज होगी। ठीक है, तो वो तो होगा प्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद यदि हम बात करें प्रोडक्शन की, तो फिर आता है हमारा फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। मतलब कि किसी भी चीज़ का यदि हमें इनपुट करना, वो करना है, उत्पादन करना है, तो उसके लिए कौन कौन से इनपुट रिक्वायर होते हैं। जैसे एक छोटी सी कंपनी भी लगानी है तो उसके लिए क्या क्या चीज़ें जरूरी होती हैं हमारे लिए, वो सारी चीज़ें हमारे यहाँ फैक्टर के तौर पे
मेंशन की हुई हैं। सबसे पहले यदि हम बात करें उत्पादन के लिए, तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर द इनपुट्स अवेलेबल टू सप्लाई गुड्स और सर्विसेज इन इकोनॉमी। तो सबसे पहले जो हमारा आता है, सबसे पहले आता है लैंड। हमें यदि एक स्कूल भी खोलना है छोटा सा, तो उसके लिए सबसे पहले क्या रिक्वायर होगा? लैंड, जमीन, जहाँ पे हमें स्कूल कॉलेज वगैरह खोलना है वो, मतलब कि एक तरीके से हमारा नेचुरल रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर प्रोडक्शन। तो पहला टर्म तो यही हुआ, ठीक है। उसके बाद दूसरी चीज़ क्या जरूरत होगी हमें? दूसरी चीज़ होगी हमारा, जैसे ही हमारा लैंड आई हमारे पास, तुरंत चाहिए हमें कैपिटल। जैसे मान लिया कोई कंपनी घेरनी है, तो उसमें सबसे पहले क्या आ जाएगा? लैंड। उसके बाद हमारा कैपिटल। कैपिटल के बाद क्या आ जाएगी हमारी? कैपिटल है, कैपिटल का मतलब क्या हुआ? कैपिटल का मतलब हुआ, मतलब कि गुड्स यूज फॉर द सप्लाई एंड अदर प्रोडक्ट्स, ठीक है। जो भी चीज़ें हम खरीद के ला रहे हैं, परचेज करके ला रहे हैं, उसके लिए पैसा चाहिए, टेक्नोलॉजी के लिए भी पैसा चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमें लेबर लानी पड़ेगी, जो भी प्रोडक्शन कराना है लेबर ही करेगी, ठीक है। तो जो ह्यूमन इनपुट है, ह्यूमन जो फोर्स है, ठीक है, वो लाना होगा, तो वो हो जाएगा हमारा तीसरा टर्म, लेबर। उसके बाद उस लेबर को मैनेज करने के लिए हमारे पास कोई ना कोई एंटरप्राइज होनी चाहिए, ठीक है। फिर उसके बाद मतलब कि एंटरप्रेन्योर होने चाहिए ऑर्गेनाइज करने के लिए चीज़ों को, जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है उन्हें मैनेज करने के लिए। तो फिर आ जाएगा हमारा चौथा फैक्टर, और लास्ट फैक्टर क्या आ जाएगा हमारा? हमारा एंटरप्राइज, ठीक है। मतलब कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं वो क्या करेंगे? जो हमारा लेबर है उसको क्या करेंगे? मैनेज करेंगे। तो ये क्या है? ये हमारे क्या है? फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। मतलब कि जो उत्पादन के घटक हैं वो होंगे मेनली हमारे चार, ठीक है। तो वो हो गए, हमने देख लिया ये चार, इनके बिना कोई भी चीज़ प्रोड्यूस हो ही नहीं सकती, ठीक है। फिर उसके बाद देखते हैं हम इकोनॉमिक्स। तो इकोनॉमिक्स हमने देखी दो टाइप की। सबसे पहला क्या देखा? सबसे पहली देखी हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक है। तो व्यष्टि अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स, मतलब कि इसके अंदर क्या होगा? इसके अंदर व्यक्ति या फिर व्यक्तियों के छोटे समूह की जो आर्थिक क्रियाएं हैं उनका अध्ययन किया जाएगा, ठीक है। मतलब कि ये जो कॉन्सेप्ट है किसने दिया था? मैंने अभी डिस्कस किया था, एडम स्मिथ द्वारा, ठीक है। मतलब कि व्यष्टि अर्थशास्त्र जो हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स है, इसके अंतर्गत जो हमारे सामान्य छोटी आर्थिक इकाई हैं, मतलब कि स्मॉल इकोनॉमिक यूनिट्स हैं, जैसे किसी इंडिविजुअल की, किसी पर्टिकुलर कंपनी की, यदि हमें इकोनॉमी हमें स्टडी करनी है माइक्रो लेवल पे, तो वो किसके अंदर आएगा? हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है, पहला देखो, पहला है हमारा माइक्रो इकोनॉमिक रेफर टू दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक विच स्टडी इंडिविजुअल यूनिट। मतलब कि क्या होगी? छोटी आर्थिक इकाई, जो हमारी व्यक्तिगत इकाई हैं उनका अध्ययन किया जाता है हमारा माइक्रो इकोनॉमी, जो हमारा व्यष्टि अर्थशास्त्र है उसके अंदर। दूसरा जो ये ग्रीक टर्म है, जो माइक्रो है, ये हमारा एक ग्रीक टर्म है माइक्रो, जिसका मतलब होता है स्मॉल, हमारा छोटा। तो छोटी जो यूनिट है उनका अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब यहाँ पे माइक्रो का मतलब भी क्या है? आपने माइक्रोमीटर सुना होगा, 10⁻⁻⁶ मीटर, तो वो भी तो छोटा होता है। तो माइक्रो मतलब स्मॉल। तो जो स्मॉल यूनिट है, हमारी छोटी आर्थिक इकाई है, उनका अध्ययन हमारा इकोनॉमिक्स के अंदर किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट मेंशन है यहाँ पे पॉइंट कि इट अप्लाइज ऑन द ऑपरेशनल और इंटरनल इशू, ठीक है। तो छोटी मोटे इशू जो इंटरनल इशू है हमारे उस पर, और ये छोटा नैरो, मतलब कि बहुत ही संकीर्ण होता है ये, ठीक है। बहुत छोटे छोटे लेवल पे स्टडी की जाती है इस माइक्रो इकोनॉमिक्स की। यदि हम बात करें तो सिंगल इकोनॉमिक वेरिएबल सच एज द डिमांड, प्राइस और कंजप्शन, मतलब कि डिमांड, प्राइस जो कीमतें हैं हमारी, और कंजप्शन उपभोग पे हमारा डिपेंड करता है। जैसे मान लिया एक छोटी सी कंपनी है, मान लिया घर की स्टडी करनी है, एक फैमिली की जो इनकम है उसकी स्टडी करनी है, तो ये भी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर आएगा। मान लिया एक घर के अंदर जो फैमिली है, पूरी फैमिली है मान लिया, ठीक है, उसमें लेकिन कमाने वाला एक ही है, उसकी सैलरी मान लिया 50,000 है, ठीक है, उसके 3 बच्चे हैं, ठीक है। तो अब क्या करना है? उसे आने के बाद मैनेज करना है उस 50,000 को। उनमें से एक मान लिया फॉरेन में स्टडी कर रहा है, तो उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ज़्यादा है। एक पढ़ ही नहीं रहा, घर पे रहता है, उसके लिए पैसे की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। एक हमारे देश में कहीं पे जॉब कर रहा है, तो उसके लिए भी पैसे की रिक्वायरमेंट है। तो इसका मतलब वो जो मैनेज करेगा कि किसको कितने देने हैं, ठीक है, तो वो छोटे लेवल पे, एक फैमिली के लेवल पे तो इकोनॉमिक्स देख रहा है अपना। मतलब कि एक तरीके से ये इकोनॉमिक्स हमारी कब इन्वॉल्व होती है किसी भी चीज़ में? जब हमारे पास सीमित संसाधन हो, स्केयर रिसोर्सेज हो, लिमिटेड रिसोर्सेज हो, मतलब कि सीमित संसाधन हो, तभी आता है। मान लिया कोई चीज़ अबेंडन मात्रा में है हमारे यूनिवर्स के अंदर या जहाँ पे हम रहते हैं वहाँ पे, तो उसकी जरूरत थोड़ी पड़ेगी। लेकिन जैसे मान लिया हम अपने यहाँ पे हैं, ठीक है, तो पानी हमारा यहाँ पे फ्रीली अवेलेबल है, अबेंडन मात्रा में अवेलेबल है, तो पानी मैनेज नहीं करते हम। लेकिन पैसा, धनी, जो हमारा धन है, मनी, वो क्या है? वो अबंडन मात्रा में प्रेजेंट नहीं है, वो लिमिटेड है, स्केयर रिसोर्सेज है। तो हम मैनेज क्या करते हैं? हम पैसा करते हैं कि यहाँ पे इतना खर्च करना है, यहाँ पे इतना खर्च करना है, यहाँ पे कम खर्च करना है, यहाँ पे ज़्यादा खर्च करना है। इसका मतलब क्या हुआ? ये हम मैनेज कर रहे हैं, और ये जो मैनेजमेंट ऑफ मनी है इसे ही हम इकोनॉमिक्स कहते हैं। तो यदि छोटे लेवल पे किया जा रहा है, मतलब कि छोटे आर्थिक इकाइयों के लिए किया जा रहा है, तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, बड़े लेवल पे किया जा रहा है तो मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो ये हमने देखा। उसके बाद यदि हम बात करें
प्राइस डिटर्मिनेशन एंड एलोकेशन ऑफ सोर्सेज, ये हो गया, मतलब कि ये भी किसके अंदर आएगा, डिमांड के अंदर ही आएगा। उसके बाद हम बात करें तो फादर ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है, हमने देखा एडम स्मिथ को। ठीक है, यदि हम बात करें एडम स्मिथ की, तो मैंने बताया इनके द्वारा कौन सी बुक लिखी गई थी, इनके द्वारा हमारी बुक जो हमारी वेल्थ ऑफ नेशन है 1776 में लिखी गई थी, इसके अंदर इन्होंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में वर्णन किया है। इसी वजह से इन्हें फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है। किसे, हमारे एडम स्मिथ को। यदि आपसे पूछा जाए ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, पितामह किसे कहा जाता है, तो जेएम कीन्स आ जाएंगे, हमारे जॉन मेनियार्ड केन्स, वो देखेंगे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अब बात करते हैं हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की। तो जैसे ही हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी करेंगे तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में क्या आएगा, हमारा समष्टि अर्थशास्त्र, मतलब कि समस्त चीजों का अध्ययन किया जाएगा बड़े लेवल पे। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स, जैसा कि आप यहां देख सकते हो, मैक्रो इकोनॉमिक्स इज दैट ब्रांच ऑफ इकोनॉमिक्स विच डील्स विद द इकोनॉमी एज ए होल, मतलब कि संपूर्ण पूरी चीजों की जो, जिसमें वृहद, मतलब कि जैसा कि हम जानते हैं ये जो मैक्रो है ये एक ग्रीक वर्ड है जिसका मतलब ही होता है लार्ज, वृहद, बड़ा। ठीक है, मतलब कि एक ऐसा व्यापक अर्थशास्त्र जिसके अंदर हम सरोकार अर्थव्यवस्था की संपूर्ण निष्पादन क्षमता का अध्ययन करते हैं। जैसे हमारा मुद्रास्फीति, मतलब कि इन्फ्लेशन, बेरोजगारी, अनएम्प्लॉयमेंट, मतलब कि गरीबी, पॉवर्टी, इन बड़े बड़े जो टॉपिक है उनका अध्ययन करते हैं। मतलब कि किस लेवल पे, क्षेत्रीय, राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे जब हम इकोनॉमिक्स देखते हैं, मतलब कि स्टडी करते हैं, तो उसे क्या कहेंगे, उसे हम मैक्रो इकोनॉमी के अंदर काउंट करेंगे। जैसे मान लिया राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम काउंट करनी है, हमारा बजट हो गया, या व्यापार से रिलेटेड जो हमारा इंटरनेशनल ट्रेड है उससे रिलेटेड कोई चीज़ है, सब किसके अंदर स्टडी होगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर स्टडी होगी। ठीक है, तो इट, नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, इट अप्लाइज टू द इन्वायरमेंट और एक्सटर्नल इशू। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाइड है, बहुत ही बड़ा है, बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब कि बड़े लेवल पे, वृहद लेवल पे इसकी स्टडी की जाती है। ठीक है, तो ये क्या होगा, इसके अंदर ये भी मेंशन किया गया एग्रीगेटेड इकोनॉमी, वहाँ तो इंडिविजुअल की इकोनॉमी देख रहे थे हम, यहाँ एग्रीगेटेड पूरे देश की इकोनॉमी, पूरे राष्ट्र की इकोनॉमी, पूरे स्टेट राज्य की इकोनॉमी। ठीक है, तो जैसे नेशनल इनकम हो गया, एग्रीगेटेड सेविंग हो गया, एग्रीगेटेड आउटपुट हो गया, ये सभी चीज़ें किसके अंदर स्टडी होंगी, मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर। उसके बाद बात करें तो डिटर्मिनेशन ऑफ लेवल, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, मतलब कि इसमें क्या होगा, जो डिटरमाइन वहाँ पे था हमारा किस पे बेस, प्राइस बेस, ये होगा इनकम बेस। जैसे मान लिया हमें एक घर परचेज करना है, ठीक है, तो ये किस पे बेस करेगा, हमारी जो खुद की इनकम है, प्राइस पे। ठीक है, कितना पैसा हमारे पास है। लेकिन जब हम बात करेंगे देश के लेवल की, तो वो किस पे डिपेंड करेगा, देश की इनकम पे, मतलब कि राष्ट्रीय आय पे डिपेंड करेगा। ठीक है, उसके बाद हम बात करें फादर ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, तो ये है जॉन मेनियार्ड केन्स, जिन्हें हम शॉर्ट में क्या जानते हैं, जेएम केन्स। तो इन जेएम केन्स को क्या माना जाता है, हमारा ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स, जिन्होंने बुक लिखी थी हमारी कौन सी, हमारे द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, 1930 में लिखी थी। इसी बुक के अंदर इन्होंने मैक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में बिल्कुल डिटेल में बताया है। उसी वजह से हम इन्हें क्या बोलते हैं, किस नाम से जानते हैं, हमारे ग्रेट, मतलब कि ग्रैंड फादर ऑफ इकोनॉमिक्स के नाम से जानते हैं। तो हमने देखा मैक्रो इकोनॉमिक्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या अंतर है। ठीक है, और इसके अंदर हम क्या क्या स्टडी करते हैं, क्या क्या अंतर है इनके अंदर, ये सारी चीज़ें हमने इसके अंदर देखी। अब देखते हैं हम आगे। तो आगे बात करें तो आगे आ जाते हैं हमारे इकोनॉमी के सेक्टर। ठीक है, सेक्टर के अंदर भी यदि हम बात करें तो पहले हमारे मेनली तो कितने सेक्टर होते हैं हमारे इकोनॉमिक्स के अंदर, 3 सेक्टर होते हैं। ठीक है, वैसे तो डिफरेंट तरीके से क्लासीफाई किए हुए हैं, लेकिन यदि वैसे देखें हम सेक्टर, तो इकोनॉमी के मेनली 3 सेक्टर है। पहला आ जाएगा हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं। फिर आ जाएगा हमारा द्वितीयक क्षेत्र, जिसे हम सेकेंडरी सेक्टर के नाम से जानते हैं। फिर आ जाएगा हमारा टर्सरी सेक्टर, मतलब कि तृतीय क्षेत्र, जिसे हम किस नाम से जानते हैं, हमारा तृतीय क्षेत्र के नाम से जानते हैं। तो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करें तो सबसे पहले हमारे क्लासिफिकेशन जो होता है इकोनॉमिक्स का, वो होता है 3 तरीके से। ठीक है, तो 3 में पहला क्या है, पहला आ जाता है ऑन द बेसिस ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब कि बात करें इकोनॉमिक एक्टिविटी के आधार का मतलब क्या हुआ, जो हमारा, जिसके अंदर हम क्या क्या देखेंगे, हमारा जो हमारी आर्थिक क्रियाएं हैं उसके अकॉर्डिंग। तो उसके अकॉर्डिंग हमारे मेनली 5 टाइप है, देखेंगे हम। प्राइमरी सेक्टर मतलब कि कृषि क्षेत्र, सेकेंडरी सेक्टर मतलब कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र, टर्सरी सेक्टर मतलब कि हमारा सर्विस सेक्टर मतलब कि सेवा क्षेत्र। फिर आ जाएगा हमारा जो क्वार्टरनरी क्षेत्र है, मतलब कि क्वार्टरनरी का मतलब क्या हुआ, हमारा जिसके अंदर क्या क्या आ जाएंगे, हमारे जो हमारा चतुर्थक क्षेत्र है। ठीक है, जिसके अंदर हम हमारे जो शिक्षा है, सूचना प्रौद्योगिकी हो गया, सरकार हो गई, ये इसके अंदर आएगी। उसके बाद आता है हमारा क्विनरी। तो क्विनरी का मतलब हुआ हमारा जो पंचम क्षेत्र है, जिसके अंदर हमारा सरकार, विश्वविद्यालय, मीडिया, विज्ञान, ये सब किसके अंदर आते हैं, हमारे पंचम क्षेत्र। वो हम देखेंगे क्या किस किस के अंदर आएगा। ठीक है, फिर यदि हम बात करें दूसरा जो क्लासिफिकेशन है हमारा इकोनॉमिक्स का, जो सेक्टर ऑफ इकोनॉमी है, उसके अंदर दूसरा है हमारा ऑन द बेसिस ऑफ वर्क। तो वर्क ऑन द बेसिस ऑफ वर्क, कार्य के अकॉर्डिंग बात करें
मतलब कि इसके अंदर हम ये इस तरीके से बोल सकते हैं कि जो हमारा जो संगठित क्षेत्र है और असंगठित क्षेत्र है इसके तौर पर, तो ये आ जाएगा हमारा, पहला आएगा ऑर्गेनाइज सेक्टर मतलब कि संगठित क्षेत्र, अनऑर्गेनाइज सेक्टर असंगठित क्षेत्र, दो टाइप के होते हैं, दोनों देखेंगे हम, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा टाइप आता है इसके अंदर, तो वो थर्ड टाइप होगा हमारा ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, मतलब कि जो स्वामित्व है उसके आधार पर कितने क्लासिफिकेशन होते हैं इकोनॉमी के, तो वो मेनली होते हैं हमारे दो। तो पहला क्या आ जाएगा, पहला आ जाएगा हमारा प्राइवेट सेक्टर मतलब कि निजी क्षेत्र, दूसरा आ जाएगा पब्लिक सेक्टर मतलब कि हमारे सार्वजनिक क्षेत्र, जो गवर्नमेंट के अंडर में होते हैं उन्हें बोलते हैं पब्लिक सेक्टर, जो हमारे प्राइवेट सेक्टर के अंडर में होते हैं उन्हें बोलते हैं हम निजी क्षेत्र, ठीक है। तो वो हम देखेंगे क्या होता है। तो सबसे पहले हम यदि बात करें प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र के नाम से जानते हैं, ठीक है, जिसके अंदर हम क्या क्या करेंगे, मतलब कि अर्थव्यवस्था का वह क्षेत्र जहां पे हम प्राकृतिक संसाधन को उत्पाद के रूप में प्राप्त करते हैं। उसके बाद क्या करेंगे, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था की जो प्राकृतिक संसाधन है उनका लेखांकन किया जाता है। जैसे कि मान लिया हमारा इसके अंदर कृषि हो गया, ठीक है, वानिकी हो गया, पशुपालन हो गया, हमारा मत्स्यन हो गया, खनन हो गया या उत्खनन हो गया, ये सारे किसके अंदर आएंगे, हमारे प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएंगे। जैसा कि हमने यहाँ पे मेंशन किया है, आप इस डायग्राम में देख सकते हो, ये क्या है हमारी माइनिंग, तो माइनिंग प्राइमरी सेक्टर के अंदर आएगी। कोल माइनिंग हो गई। जैसे बात करें हमारा ये हो गया मत्स्य पालन, मतलब कि जो हमारी मत्स्यन है वो भी किसके अंदर होगा, प्राइमरी सेक्टर मतलब कि प्राथमिक क्षेत्र, जो हमारा कृषि क्षेत्र है उसके अंदर, ठीक है। उसके बाद हमारा तीसरा बात करें तो एनिमल हस्बेंड्री मतलब कि पशुपालन भी इसके अंदर आएगा। इसके अलावा बात करें फॉरेस्ट्री, ठीक है, जो हमारी वनिकी है वो किसके अंदर आएगा, वो भी हमारा प्राइमरी सेक्टर, जिसे हम प्राथमिक क्षेत्र या फिर कृषि क्षेत्र के नाम से जानते हैं, उसके अंदर हम इसकी स्टडी करेंगे। उसके बाद हम यदि नेक्स्ट की बात करें तो नेक्स्ट सेक्टर आ जाता है हमारा सेकेंडरी सेक्टर, द्वितीय क्षेत्र, जिसे हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या फिर विनिर्माण क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसके अंदर हमारा क्या आएगा, सारा प्रोडक्शन, जो भी हमारे उत्पादन क्षेत्र है, वो जितने भी हमारे मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हैं, जैसे हमारा एनटीपीसी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन करती है, ठीक है, एनटीपीसी यहाँ पे देख सकते हो, ये थर्मल पावर प्लांट या जिसे हम हमारा स्टीम पावर प्लांट के नाम से जानते हैं, ठीक है। इसके अलावा हमारा टेक्सटाइल इंडस्ट्री हो गई पूरी की पूरी, ये भी क्या है, इंडस्ट्री है, ठीक है। यहाँ पे कुछ ना कुछ उत्पादन होता है, ठीक है, किसी ना किसी चीज़ का क्या होगा, विनिर्माण होगा, मतलब कि जो हमारे प्राकृतिक संसाधन है उनका आफ्टर प्रोसेसिंग कन्वर्जन जो होगा वो सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा। मतलब कि सिंपल भाषा में करें तो इसे क्या कहते हैं, द्वितीय क्षेत्र में क्या होगा, जो कच्चा माल है हमारा रॉ मटेरियल है उसे प्रोसेसिंग मतलब कि प्रक्रम करके किसी मशीन के थ्रू द्वितीय क्षेत्र में यूज कर लिया जाता है। जैसे बात करें हम इसी जो द्वितीय क्षेत्र है सेकेंडरी सेक्टर है, इसे हम औद्योगिक क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होगा, कोई भी चीज़ किसी भी चीज़ का क्या होगा, निर्माण, विनिर्माण या फिर जो विद्युत है हमारी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन भी किसके अंदर आएगा, हमारा सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें हमारा थर्ड जो हमारा टर्सरी सेक्टर है, तृतीय क्षेत्र है, जिसे हम सेवा क्षेत्र के नाम से भी जानते हैं। जैसे बात करें टीचर की, तो अध्यापक क्या करता है, अध्यापक एक तरीके से आपकी नॉलेज इन्हांस करता है, ठीक है, मतलब कि क्या दे रहा है, वो आपको सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, उसके बदले में आपसे पैसा चार्ज कर रहा है। इसका अंदर क्या हुआ, वो इन हैंड आपके हाथ में कुछ नहीं दे रहा, मतलब कि बात करें तो फिजिकली वो आपको कोई कुछ भी चीज़ नहीं दे रहा, लेकिन आपकी नॉलेज इनहेंस कर रहा है। तो वो क्या प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोवाइड कर रहा है वो सर्विस। जैसे हम बात करें, मैंने एक एग्जांपल लिया था स्टार्टिंग में, एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री है, उसमें हमने क्या किया, रॉ मटेरियल लिया, स्टार्टिंग में गेहूं से बना, तो गेहूं कहाँ से लिया हमने, नेचर से, प्रकृति से लिया, तो वो था प्राइमरी सेक्टर, जहां पे हमने गेहूं का उत्पादन किया। गेहूं से प्रोसेसिंग के बाद हमने क्या बना दिया, हमने बिस्किट बना दिया, तो वो हो गया हमारा सेकेंडरी सेक्टर, मतलब कि हमारा विनिर्माण क्षेत्र या औद्योगिक क्षेत्र। उसके बाद जब हम उस बिस्किट को एक स्टेट से दूसरे स्टेट, एक स्थान से दूसरे स्थान क्या करेंगे, स्थानांतरित करेंगे, उसका ट्रांसपोर्टेशन करेंगे, तो वो आएगा टर्सरी सेक्टर के अंदर, क्योंकि उससे हमने कुछ लिया तो है नहीं, ना लिया ना दिया, बस उसने क्या किया, उसने एक स्थान से उस चीज को क्या आप कहां पहुंचा दिया, दूसरे स्थान तक पहुंचा दिया। तो ये आएगा तृतीय क्षेत्र। इसे हम किस नाम से जानते हैं, टर्सरी सेक्टर के या सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। इसके अंदर क्या होगा, विभिन्न प्रकार की जो सेवाएं हैं वो प्रदान की जाएंगी, ठीक है। जैसे हमने टीचर का एग्जांपल लिया था, ठीक है, तो ये भी क्या है, ये भी हमारा सेवा क्षेत्र के अंदर आएगा। जैसे परिवहन हो गया, जैसे जैसे कि मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है, जैसे मान लिया हमारे जो कम्युनिकेशन के अंदर होते हैं, ठीक है, जैसे कस्टमर केयर सर्विस हो गई। इसके अलावा हम बात करें जो हमारी हवाई सेवा है या नौसेना है, मतलब कि जो हमारे शिप जहाज वगैरह हैं एरोप्लेन द्वारा, इनके द्वारा भी तो हमें सर्विस प्रोवाइड की जाती है। इसके अलावा हमारा जो स्कूल कॉलेज हैं इनमें भी हमें क्या दी जाती है, सर्विस दी जाती है, ठीक है। तो यदि बात करें हमारा कोई बीमा क्षेत्र हो गया, भंडारण हो गया, या बात करें जो हमारी सामुदायिक सेवाएं हैं, इसके अलावा व्यापार, व्यापार भी किसके अंदर आएगा, हमारा टर्सरी सेक्टर के अंदर आएगा, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें नेक्स्ट दो सेक्टर और होते हैं, वैसे तो हमारे अर्थव्यवस्था के अंदर तीन ही होते हैं मेनली सेक्टर,
लेकिन इसके अलावा भी अन्य 2 क्षेत्र होते हैं जिन्हें हम चतुर्थक क्षेत्र, मतलब कि एक तरीके से आप बोल सकते हो क्या आ जाएगा हमारा, क्वार्टरनरी सेक्टर। तो यदि क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करें तो क्वार्टरनरी सेक्टर के अंदर हमारे 2 और आ जाएंगे। ठीक है, तो क्या होगा, क्वार्टरनरी सेक्टर की बात करें तो हिंदी में क्या बोलेंगे इसे, तो हिंदी में बोलते हैं इसे चतुर्थक क्षेत्र। तो चतुर्थक क्षेत्र में क्या होगा, चतुर्थक क्षेत्र में हम क्या स्टडी करेंगे, अर्थव्यवस्था का यह एक तरीके से इस तरीका का क्षेत्र है जिसके अंदर हम जो बौद्धिक गतिविधियां हैं उन्हें शामिल करते हैं, जैसे सरकार हो गई, हमारी संस्कृति हो गई, जो पुस्तकालय हैं, जो हमारी लाइब्रेरी है वो, अनुसंधान हो गए, शिक्षा हो गई, सूचना प्रौद्योगिकी, ये सभी किसके अंदर आएंगे, हमारे चतुर्थ क्षेत्र के अंदर। जैसे हम बात करें जो हमारे रिसर्च सेक्टर में जो रिसर्च की जाती है वैज्ञानिकों द्वारा, वो हो गई। इसके अलावा जो हमारे जितने भी अनुसंधान है, जितने भी हमारी शिक्षा या सूचना प्रौद्योगिकी से जुड़ी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़ी चीज़ें हैं, वो सभी किसके अंदर आएंगे, हमारी क्वार्टरनरी क्षेत्र के अंदर आएंगे। उसके बाद हमारा एक और अंतिम क्षेत्र होता है, उसे बोलते हैं हम क्वाइनरी सेक्टर, मतलब कि हमारा पंचम क्षेत्र। तो पंचम क्षेत्र के अंदर क्या स्टडी करेंगे, तो पंचम क्षेत्र के अंदर होते हैं हमारे एक तरीके से उच्च स्तरीय जो निर्णय लेने वाले होते हैं हमारी संस्थान, उन्हें इसके अंदर स्टडी करते हैं। जैसे बात करें हमारी सरकार, जो हमारी कैबिनेट है, जैसे हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे प्रेसिडेंट हो गए। इसके अलावा विश्वविद्यालय, जो मीडिया है, हमारे जो हमारा 4th पिलर है इकोनॉमी का, या बात करें हमारा विज्ञान जो साइंस है, या जो गैर लाभकारी जितनी भी संस्थाएं हैं हमारी, जो एनजीओ है, वो भी हम किसके अंदर आएंगे, पंचम क्षेत्र, जो हमारा क्वाइनरी सेक्टर है, इसके अंदर हम इसे डिस्कस करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पे ये कैबिनेट है, ठीक है, यहाँ पे निर्मला सीतारमन जी बैठी हैं, ठीक है। तो ये क्या है, जो हमारा कैबिनेट है, जो हाई लेवल, जो उच्च स्तरीय हमारा क्या है, निर्णय लेने वाला जो पक्ष है, वो किसके अंदर आता है, हमारा क्वाइनरी सेक्टर के अंदर आता है। ठीक है, तो ये आपने देख लिया 5 सेक्टर थे ये किसके, हमारे अर्थव्यवस्था के। किसके आधार पर थे, ये थे हमारे किसके, जो क्षेत्रक है, मतलब कि अर्थव्यवस्था के क्षेत्र जो सेक्टर थे उसमें हमने देखा। ठीक है, तो 5 टाइप थे ये। उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन था वो था हमारा, मैंने इसके अंदर जो बताया था वो था हमारा नियंत्रण के आधार पर। ठीक है, तो नियंत्रण के आधार पर यदि हम बात करें तो वो आ जाएंगे, जैसे कि हमारा आपने पढ़ा होगा हमारा, जैसे कि जो लिबरल इकोनॉमी है, जिसे हम कैपिटलिस्ट इकोनॉमी बोलते हैं, सोशलिस्ट इकोनॉमी मतलब कि समाजवादी अर्थव्यवस्था। इसके अलावा मिक्स इकोनॉमी, जो कि हमारी भारत की इकोनॉमी है, मिश्रित अर्थव्यवस्था। इसके अलावा आप देखोगे विकास के आधार पर वर्गीकरण, जैसे अंडर डेवलप्ड मतलब कि अल्प विकसित, डेवलपिंग जैसे विकासशील भारत और चाइना की अर्थव्यवस्था, जैसे विकसित जैसे फ्रांस, जर्मनी, यूएसए, यूके, इनकी अर्थव्यवस्था कैसी है, हमारी डेवलप्ड इकोनॉमी है, विकसित इकोनॉमी है, विकसित अर्थव्यवस्था है। तो ये है विकास के आधार पर वर्गीकरण। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। इसके अलावा यदि बात करें जो वैश्विक संबंध है उनके आधार पर वर्गीकरण किया जाता है, जैसे खुली अर्थव्यवस्था और हमारी बंद अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी। यदि आपसे पूछा जाए, मान लिया आपसे पूछ लिया गया हमारा, एक पूछा ओपन इकोनॉमी और क्लोज इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी क्लोज इकोनॉमी का मतलब क्या है। यदि आपसे पूछा जाए ओपन इकोनॉमी, तो ओपन इकोनॉमी होती है जिसमें हमारा जो एलपीजी है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन है, ये अलाउ होता है, मतलब कि इंपोर्ट एक्सपोर्ट देश दुनिया से क्या होता है, अलाउ होता है। और क्लोज इकोनॉमी में क्या होता है, यही चीज़ क्या होती है, बंद। तो इसका मतलब ओपन इकोनॉमी मतलब कि खुली अर्थव्यवस्था, और क्लोज इकोनॉमी मतलब कि बंद अर्थव्यवस्था। जहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो आयात निर्यात है वो अलाउ है, वो खुली अर्थव्यवस्था, जहाँ पे बंद है वो हो जाएगी बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, तो ये भी कुछ क्लासिफिकेशन पूछ लिए जाते हैं, तो मैंने यहाँ पे ही मैंने क्या कर दिया, ये मेंशन कर दिए। उसके बाद बात करते हैं हम जॉब के टाइप। तो जॉब के टाइप की बात करें तो जॉब में कौन कौन सी जॉब आ जाएंगी, हमारी जॉब आ जाएंगी, सबसे पहले आती है हमारी व्हाइट कॉलर जॉब। तो व्हाइट कॉलर जॉब में क्या होंगे, हमारी स्किल लेबर आती है व्हाइट कॉलर जॉब के अंदर। ठीक है, मतलब कि जिसके अंदर हमारे इंजीनियर, ठीक है, जो हमारा मैनेजमेंट वाला पोर्शन है, जैसे किसी ने बीटेक किया हुआ है, इंजीनियरिंग की हुई है या एमबीए किया हुआ है, मैनेजमेंट जो डायरेक्शन, ठीक है, सुपरविजन का जो काम करते हैं वो होंगे व्हाइट कॉलर जॉब। उसके बाद जो हमारे ब्लू कॉलर जॉब है, जो लेबर आता है हमारा, लेबर वगैरह जो करते हैं काम, ठीक है, जो जैसे मान लिया टाटा में जो हमारी लेबर काम करती है, लेबर फोर्स है, या हमारा जियो के अंदर जो काम करती है, ठीक है, ग्राउंड लेवल पे जो काम करती है उन्हें बोलते हैं ब्लू कॉलर जॉब। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है हमारा गोल्ड कॉलर जॉब। ठीक है, तो गोल्ड कॉलर जॉब में क्या आएंगे, तो गोल्ड कॉलर जॉब में हमारे डॉक्टर वगैरह किसके अंदर आते हैं, हमारे गोल्ड, जो हमारा गोल्ड कॉलर जॉब है उसके अंदर। इसके अलावा आपसे पूछ लिया जाए जो पिंक कॉलर जॉब है, ठीक है, तो पिंक कॉलर जॉब का मतलब हुआ, पिंक कॉलर जॉब में वो आएंगे जो मतलब कि बहुत कम सैलरी पे काम करते हैं। ठीक है, जैसे मान लिया हमारा इसमें देख लिया, जैसे हमारे लाइब्रेरियन हो गए, तो ये भी किसके अंदर आते हैं, पिंक कॉलर जॉब के अंदर हो गए। नर्सिस वगैरह हो गई, ये भी क्या है, हमारी पिंक कॉलर जॉब है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करें तो नेक्स्ट आता है ऑरेंज कॉलर जॉब। तो ऑरेंज कॉलर जॉब में कौन आएंगे, हमारे प्रिजन, जो हमारे कैदी वगैरह जो काम करते हैं वो किसके अंदर आते हैं, ऑरेंज कॉलर जॉब के अंदर आते हैं। ठीक है, आपसे पूछा जाए ब्लैक कॉलर जॉब, तो जो माइनिंग है हमारी, कोल माइनिंग हो गया, ऑयल माइनिंग हो गया,
तो ये जो प्राकृतिक गैस वाले क्षेत्र हैं, जो हमारे कोयला वाले क्षेत्र हैं, वहाँ पे जो काम करती है लेबर, ठीक है, हमेशा वो क्या रहती है, काली रहती है, ठीक है, कोयला वगैरह में, तो इसे क्या बोलते हैं, ब्लैक कॉलर जॉब बोलते हैं। इसके अलावा यदि आपसे पूछ लिया जाए ओपन कॉलर जॉब, तो ओपन कॉलर जॉब भी आजकल इंक्लूड हो गई है, जो हमारे वर्क फ्रॉम होम करते हैं, फ्रीलांसिंग की जॉब करते हैं। जैसे मान लिया हम वर्क फ्रॉम होम आपको इंटरनेट के थ्रू क्या कर रहे हैं, स्टडी प्रोवाइड करा रहे हैं, इसका मतलब हम भी क्या कर रहे हैं, हमारा भी क्या है, ओपन कॉलर है। तो ओपन कॉलर जॉब कौन करते हैं, हमारे जो इंटरनेट के थ्रू हमें क्या कराते हैं, हमें कुछ भी कराते हैं, मतलब कि कोई भी सर्विस प्रोवाइड करते हैं इंटरनेट के थ्रू, ठीक है, वो भी कहाँ से, वर्क फ्रॉम होम। तो वो आएंगे किसके अंदर, हमारे ओपन कॉलर या नो कॉलर जॉब के अंदर, ठीक है, नो कॉलर जॉब के अंदर वो हम उन्हें स्टडी करते हैं, ठीक है। तो हमने ये जो टाइप ऑफ जॉब है वो भी देख लिया इसके अंदर। तो आई होप आपको चीज़ें समझ आई होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।